अभी हमारे सामने आसिफ इकबाल हैं जो कांग्रेस के यूथ वाइस प्रेसिडेंट हैं और जानने की कोशिश करते हैं जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे तो आसिफ इकबाल से बात हुआ था और काफ़ी इनसे बात हुआ था। क्या-क्या बातें हुई राहुल गांधी से, आइए जानने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी आपसे बात की, क्या-क्या बातें की ज़रा बताएँ? देखिए, सबसे पहली बात तो जब हमारा ये दूसरा दौर भारत जोड़ो यात्रा का, जिसको हम लोग कह रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सबसे पहली बात उनसे मिलना और दूसरी बात मिलना ही नहीं, सिर्फ़ डिटेल में उनसे बातचीत करना, डिस्कस करना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। और डिस्कशन के बीच में हमारे जो बात हुई हम दोनों की, तो उसमें जो मेन मुद्दे थे पश्चिम बंगाल के, जो कई वर्कर्स लोग हमारे संगठन से जो वर्कर्स है कांग्रेस के, जो कहना चाहते थे अपने सीनियर लीडर से, अपने हाई कमांड से, उन्हीं मुद्दों को लेके मैंने राहुल जी से बात की। उनमें से कुछ मुद्दे हैं जो मुझे लगा कि मुझे अपनी तरफ से भी राहुल जी को बताना चाहिए। तो उनसे पश्चिम बंगाल को लेकर के पॉलिटिकल सिनेरियो लेकर के 30% जो अपने पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी वोटर्स है, ये कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि हाल ही में आप देखिए इलेक्शन हुआ था कर्नाटक में, उसके बाद आपका इलेक्शन हो गया तेलंगाना में। तो मेरा बात उनसे यही था कि कर्नाटक में जिस तरह से माइनॉरिटी वोट जेडीएस को छोड़ कर के कांग्रेस में शिफ्ट हुआ, तेलंगाना में सेम वे, जहां कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत नहीं था कि हम वहां पे सरकार बना पाए, लेकिन वहां पे वाकया ऐसा हुआ, बस हालात ऐसे क्रिएट किए गए कि माइनॉरिटी वोटर्स ने कांग्रेस में अपना कॉन्फिडेंस देखा। तो वही चीज हम लोगों का बोलना था राहुल जी को कि पश्चिम बंगाल में जब 30% माइनॉरिटी वोटर्स है, तो इनका भी ये माइंडसेट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए हमको कांग्रेस को वोट देना चाहिए। और दूसरा बात ये था कि बंगाल के जो वर्कर्स है, ये कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि अपना जो हाई कमांड है दिल्ली जो है, कहीं ना कहीं बंगाल को नेग्लेक्ट करती है, वो नेशनल इंटरेस्ट में हो चाहे जो भी हो। तो मेरा सीधा उनसे ये पूछना था कि क्या आप ये दो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए पश्चिम बंगाल में और असम में आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे क्या? तो उन्होंने अपने तरीके से बताया, क्योंकि आपको पता है कि तृणमूल के साथ कहीं ना कहीं अलायंस की बात चल रही है। तो उन्होंने अपनी तरीके से बताया कि 5 सीट देने के बाद। कहीं कहीं सुनने में आ रहा है 5 सीट, कहीं कहीं सुनने में आ रहा है 2 सीट, तो हाल ही वो अभी डिस्कशन नेगोशिएशन का बात चल रहा है। हालांकि हम लोग पश्चिम बंगाल के जो वर्कर्स हैं, हम लोग नहीं चाहते कि तृणमूल के साथ कोई अलायंस हो। बट उन्होंने साथ में ये भी बताया कि पश्चिम बंगाल को लेकर के हम लोग बहुत सीरियस है। हमको लगता है कि पश्चिम बंगाल एक पोटेंशियल स्टेट है और आगे चल कर के यहाँ से हम लोग कांग्रेस को और मजबूत कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आप कांग्रेस यहाँ से इलेक्शन लड़ती है तो माइनॉरिटी जो वोट है वो काफ़ी कट जाएगा और सीधा-सीधा फ़ायदा बीजेपी को दिखता हुआ नज़र आएगा? नहीं, आप उल्टे तरीके से भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 2021 में जब इलेक्शन हुआ था, तब तृणमूल के लोगों ने बोला था कि बीजेपी को हराने के लिए आपको माइनॉरिटीज़ को वोट देना है तृणमूल को, क्योंकि यहाँ पे तृणमूल की सरकार चाहिए। तो सेम वे यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे जब लोकसभा इलेक्शन है, तो फाइट आप सबको पता है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी है। तो माइनॉरिटी में ये भी तो मैसेज जाएगा कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस में वोट दिया जाए। ये भी हो सकता है कि तृणमूल के वोटर्स कांग्रेस को वोट देके कांग्रेस को जिताए। राहुल गांधी से मेन क्या बात हुई है, जरा मुद्दा पे आते हैं। तो एक तो मैंने ये चीज़ आपको बताई। दूसरी, क्योंकि मैं मुर्शिदाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी नहीं है। इतने सालों बाद भी 2024 में आकर के हम लोगों को यूनिवर्सिटी के लिए अगर डिमांड करना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बदनसीबी की बात है। दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कांग्रेस जब सरकार में थी, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वहाँ पे एक सैंक्शन किया गया था, लेकिन वो सिर्फ 2-4 बिल्डिंग्स को छोड़ कर के वहाँ पे कैंपस एज़ सच कुछ बढ़ा नहीं है।
वहाँ पे जो अपनी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ चलती है, वहाँ पे गिने-चुने कुछ कोर्सेज़ चलते हैं। वहाँ पे खुद का ऑफ़िस भी नहीं है मेरे ख़्याल से अलीगढ़ में। तो उनसे यही बात थी कि आप इसको लेकर के आवाज़ उठाएँ। और एक बात हुई जो बीड़ी वर्कर्स को लेके है, आपने हाल ही में देखा काफ़ी मीडिया में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी उसको पोस्ट किया था कि बीड़ी के जो वर्कर्स हैं, उनके साथ सालों से बड़ा अन्याय हो रहा है। ना उनके हेल्थ के लिए कोई आवाज़ उठाता है, ना उनकी जो मजूरी है, जो उनको मिनिमम वेज मिलना चाहिए, उसके लिए कोई आवाज़ उठाता है, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार। तो हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि आप एक बार उनसे बात कीजिए और इसको नेशनल लेवल पे आप लेके जाइए इनकी बातों को। अच्छा, माना जा रहा है कि जंगीपुर से कहीं न कहीं आपको आपको इलेक्शन लड़ने के लिए चुना जा सकता है। देखिए ये मैं खुद तो नहीं बता सकता, अगर कहीं बात हो रही है, तो फिर वो ये नेशनल कांग्रेस पार्टी है। यहाँ पे ना मैं टिकट माँग सकता हूँ या माँगूँ भी तो मुझे मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। एक इलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, हाई कमांड उस पे डिस्कशन करती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है। अगर उनको लगे कि नहीं ये एप्रोप्रिएट है कैंडिडेट, इनमें पोटेंशियल है, अगर इनको हम टिकट देते हैं तो ये सीट हमारी हो सकती है, तो ज़रूर अगर ऐसी बात हो रही है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। अगर पार्टी ऐसा कुछ सोचती है या मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, तो ऑब्वियसली मैं उसको पूरी निष्ठा से उतारने की कोशिश करूँगा, निभाने की कोशिश करूँगा। ये बताएँ आसिफ भाई कि जब आप फरक्का में थे और अडानी की टीम जब वहाँ पहुँची थी, तो क्या हादसा हुआ था आपके साथ ज़रा बताएँ? देखिए वो मेरे ख़्याल से 2nd ऑफ जुलाई की वारदात है। उस दिन मेरा बाय चांस मेरा बर्थडे भी था। तो मेरे को एक फ़ोन आया सुबह-सुबह कि वही घटनास्थल से जहाँ पे अडानी की आप बात कर रहे हैं कि उस एरिया को लिटरली कॉर्डन ऑफ करके रखा है पुलिस वालों ने और वहाँ पे 3-4 वैन पुलिस थी। साथ में रैप भी था, लाठी के साथ वहाँ के आईसी, वहाँ के बीडीओ और उसी अंचल के जो तृणमूल के प्रधान हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। साथ में अडानी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर या साइट मैनेजर और कुछ ऑफिशियल्स उनके, वो वहाँ पे मौजूद थे। मैं वहाँ पे मेरे को वहाँ पे सुबह-सुबह मुझे फ़ोन आया कि आप एक बार आइए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप एक बार ऑफिशियल से आप बात कीजिए। क्योंकि मैं वहाँ पे वहीं से इलेक्टेड ज़िला परिषद का मेंबर भी रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। तो मैं सुबह-सुबह वहाँ पे बाइक लेके ही निकला। मेरे साथ मेरा एक और पार्टी वर्कर था। वहाँ पहुँच के मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि जैसे कोई वॉर सिचुएशन मतलब कोई युद्ध होने वाला है ऐसा। एक छोटी-सी गाँव में इतने सारे पुलिस, तो मैं वहाँ पे गया। आईसी साहब थे, वहाँ पे बीडीओ साहब थे और ऑफिशियल्स थे। मैंने उनको बताया कि आपको बता दूँ कि झारखंड गोड्डा से अडानी पावर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली बांग्लादेश, एक बिज़नेस डील हुआ है इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं खैर, अडानी और बांग्लादेश के गवर्नमेंट से। तो उसका हाई टेंशन वायर अपने जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर से पश्चिम बंगाल बोल रहा हूँ, बांग्लादेश जाना था। तो प्रॉब्लम ये थी कि जिस एरिया से वो जा रहा है हाई टेंशन वायर, एक तो उन हाइट बहुत कम थी, जो जिसके ऊपर से वायर जाएगी और हाई टेंशन वायर जाने से आगे चल कर के बहुत तकलीफ हो सकती है क्योंकि रिहायशी एरिया के बीच में से जा रहा था। और दूसरी बात ये थी कि जिस एरिया से जा रहा था वहाँ पे कई एकड़ लीचू के बागान थे वहाँ पे और वहाँ के जो लोग हैं, वही लीचू लीचू बागान के ऊपर निर्भर थे। उनका गुज़ारा जो है उसी से चलता था। तो अचानक से अब ये किया गया। अब ये लोग जो है पहले से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कई पार्टीज़ के लीडर्स के पास गए, उसमें हर पार्टीज़ है। लेकिन कोई इनके साथ खड़ा नहीं था। तो लास्ट में उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं पहुँचा। मैंने आईसी साहब से बात की, बीडीओ साहब से बात की, ऑफ़िशियल से बात की अडानी की, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने हाई कोर्ट पे केस भी कर रखा था कि इस पे स्टे लगाया जाए और हाई कोर्ट ने बोला था कि जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता है, तब तक यहाँ पे काम शुरू नहीं किया जाए।
तो उसी के आधार पे मैं आईसी साहब को और वीडियो साहब को बता रहा था कि इसको एटलीस्ट नेक्स्ट जब कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए इसको शुरू किया जाए। लेकिन ऐसी बातों बातों में बात चल रही थी और अचानक से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज कर दिया गया। मेरे ही बगल में जो लड़का था उसके सर पे एक लाठी पड़ा, वहीं पे उसका सर फट गया। अचानक से वहाँ पे क्या शुरू हो गया, मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मेरा हाथ तोड़ दिया गया। तो ये सब सिनेरियो वहाँ पे, और ये पूरा जो अपने राज्य सरकार है तृणमूल, इनके पुलिस के द्वारा द्वारा लिया गया। तो ये पब्लिक आपको पूरा सपोर्ट था? नहीं, ये लड़ाई एक्चुअली उन्हीं की थी, बट उनको कोई लीडर नहीं मिल रहा था। मैं उनके साथ उनके तरफ से उनके बिहाफ में अडानी से बात करने गया था या आपके प्रशासन से बात करने गया था। प्रोटेस्ट उनका ही था। मैं क्योंकि वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था, तो मैं उनका होकर के उनसे बात करने गया था। तो मेरी भी लड़ाई थी क्योंकि मेरे लोग थे। एक बात देखिए, कांग्रेस कैपिटलिस्ट के खिलाफ नहीं है, कैपिटल के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस देश में 2-3 चुनिंदा कैपिटलिस्ट को दिया जा रहा है सब कुछ, सब पूरा देश उनके हवाले कर दिया जा रहा है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में राहुल जी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वो अडानी के खिलाफ जब पार्लियामेंट में बोलने गए तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो जब मेरा लीडर इनके खिलाफ लड़ाई कर रहा है, तो ग्राउंड पे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों के लिए लड़ाई करना। और जहाँ बात अडानी का आ रहा है, जहाँ पे पूरा देश का जो पूरा धरोहर इनको बेच दिया जा रहा है, तो इनके खिलाफ तो लड़ाई करना ही था। तो एक लास्ट सवाल ये है कि अगर आप एमपी बनते हैं जंगीपुर से, तो क्या लगता है कि आप क्या-क्या काम करेंगे जनता के लिए? देखिए, ये तो पहले तो ये बड़ी दूर की बात है कि एमपी पहले टिकट ही मिले, फिर इलेक्शन लड़ना है, फिर जीतना है। बट अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली मेरे कुछ प्लान्स है। सबसे पहला, जैसे मैं हर अपने इलाके में बोलता हूँ कि अपने वहाँ के जो माइग्रेंट लेबर्स है, जो यहाँ वहाँ जाके लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हाल ही में मैं घर से 1 हफ्ते पहले आया, तब भी मेरे वहाँ के 2 लोग बाहर काम करते हुए मारे गए। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ किया जाए। यहाँ पे फैक्ट्रीज़ या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले जाए, छोटे हो, बड़े हो, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और दूसरी बात, जो बीड़ी वर्कर्स है, जो मेन इकोनॉमी है मुर्शिदाबाद ज़िला का, उन वर्कर्स के लिए लड़ाई करना, उनका जो हक है उनको दिला देना, ये मेन मुद्दे रहेंगे। और एक जो यूनिवर्सिटी है, अपने वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत ही मतलब बाकी ज़िलों के कंपैरिजन में बहुत पीछे है। हॉस्पिटल्स तो है, ये तो बुनियादी मुद्दे हैं ही, बट मेरे को लगता है ये 3 जो है, ये हाँ, बड़े मुद्दे हैं।